Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Paradise College and warm welcome in class of Biology of first year. Students, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है. लास्ट लेक्चर में हमने सेल फ्रैक्शनेशन पढ़ा था और सेल की टाइप्स पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. सेल के अंदर डिफरेंट उसके पार्ट्स पाए जाते हैं. अब हमने इन पार्ट्स के बारे में पढ़ना था, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, हमने कैसे उनके बारे में स्टडी किया. तो दीज आर ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम लोग सेल को स्टडी करने के काबिल हो सके. अब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल क्या चीज़ है, हमने भी पीछे डिस्कस की थी. अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको भी स्टडी करना था, तो उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप चाहिए थी. आज उन्हीं में से सेल का एक पार्ट है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ अ सेल. सेल का ही हिस्सा है. सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे, ये होती क्या है? मेम्ब्रेन क्या है? एक लेयर, तह, बाउंड्री कुछ. तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कहते किसे है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? एनिमल सेल की. अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की बात कर रहे हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसकी जो ऊपर वाली बाउंड्री होती है, कवरिंग कहते हैं, वॉल कह लें, लेयर कह लें, ठीक है. आउटर मोस्ट जो होती है सबसे बाहर वाली, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. तो जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रा करें कोई एनिमल सेल, ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? हमने भी बात की है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली है. आउटर मोस्ट लेयर कह लें, मेम्ब्रेन कह लें, बाउंड्री, वॉल, कुछ भी है ये, ठीक है. तो इसको हम लोग जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है एनिमल सेल की, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. एनिमल सेल की बात की है, क्या ये प्लांट सेल में मौजूद होती है या नहीं? ठीक है, तो प्लांट सेल की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल. आल्सो प्रेजेंट. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है, बट इट इज द, लेकिन इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट सेल. कि ये आउटर मोस्ट लेयर में से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आती है. यहाँ पे प्लांट सेल ड्रा करते हैं. ये क्या है? एक प्लांट सेल है. हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन सेकेंड लेयर होती है. तो इनमें से सेकेंड लेयर कौन सी है? दिस इज द सेकेंड लेयर. तो ये कौन सी होगी इनके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? इट इज द सेल वॉल. क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्चुअली आउटर मोस्ट बाउंड्री या कवरिंग होती है एनिमल सेल की, जबकि इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर ये दूसरी जो है लेयर है, अपर आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, तो दोनों सेल्स में पाई जाती है, प्लांट में भी होती है और एनिमल के अंदर भी होती है. नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं.
कंपोजिशन, अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें, ये वाली देख लें तो ये किनसे मिलके बनी हुई है? दे आर मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। किससे मिलके बनी हुई है? बायोमॉलिक्यूल से ही। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायो मीन लिविंग। बायोमॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट टाइप के हैं, तो जो इसके अंदर आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दे आर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों बायोमॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद देते हैं। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रोल किसका है या सबसे ज़्यादा कौन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करता है इसकी फॉर्मेशन में, दैट इज़ द प्रोटीन। इसकी कंपोजिशन देखें कि कितने परसेंट ये बना रहे हैं, कितने परसेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 60 to 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। लिपिड की बात कर लें कि कितने परसेंट ये पाया जाता है, ये कितने परसेंट बनाने में मदद देता है, तो 20 to 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो ये बहुत कम पाया जाता है, इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी मिकदार में होता है, और ये कौन सा है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड किसे कहते हैं? मतलब इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल भी अटैच होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अटैच विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। प्लस प्रोटीन की बात करें, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलेंगे तो इसकी वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिले तो फिर ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह की होती है? अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार्ट को यहाँ से कट करें, इतना पार्ट ले लें इसको यहाँ से कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें कैसी नज़र आती है। तो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक मॉडल पेश किया गया। उस मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, कि इसके अंदर बताया गया था कि इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर इसको क्यों बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके अलावा कहते हैं इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन वो प्रोटीन कहाँ पे होती है? लिपिड के ऊपर होती है। जैसे यहां पे इसको डायग्राम से बताएं, these are the लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? लिपिड है। लिपिड जो है देखिए, एक इसकी ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तो इसको हम लोग लिपिड बाइलेयर का नाम देते हैं। क्या है ये? लिपिड बाइलेयर। इसकी
2 लेयर हैं, बाई 2 लेयर्स होती हैं। अब प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोटीन कहाँ पे है? प्रोटीन प्रेजेंट हेयर, उसके इर्द गिर्द ऊपर पाई जाती है। तो इस मॉडल के मुताबिक लिपिड जो है बाइलेयर, लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं वो सैंडविच हुई हैं कि दरमियान में है किनके? प्रोटीन्स के। दीज आर दी प्रोटीन्स के प्रोटीन्स के मालिक्यूल ने लिपिड को सैंडविच किया हुआ है। जैसे अगर सैंडविच बनाए तो ब्रेड लेते हैं, उसके सेंटर में हम लोग चीज़ या अंडा वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, अंडा रख देते हैं तो अंडा उसमें सैंडविच हो गया हुआ है। इसी तरह हमने 2 प्रोटीन्स ली हैं और प्रोटीन के दरमियान में लिपिड रख दें तो वो क्या हो गया? लिपिड वहाँ पे सैंडविच हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो कैसी है? लिपिड बाई लेयर जो से सैंडविच हो गई है प्रोटीन्स के लेयर के दरमियान में, ठीक है। दीज आर दी प्रोटीन्स, मोस्टली फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन्स के आगे आप लोग टाइप्स पढ़ोगे, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। फाइब्रस क्यों कहा है? ये रेशे की तरह, फाइबर्स की तरह की होती हैं, सो डैट दे आर फाइब्रस प्रोटीन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। बट आफ्टर सम टाइम ये जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इट वाज रिजेक्टेड। इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? वाई दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड? तो इसके रीज़न क्या थी? इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्यों कहा गया कि ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नहीं होती? हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लचक होती है, वो फ्लेक्सिबल इलास्टिक होती है। जैसे अगर उसके अंदर पानी भर दें तो फूल जाता है सेल, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाती है। अगर उसके अंदर पानी कम हो जाए सेल के अंदर तो वो श्रिंक कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन इसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके मुताबिक क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, नो फ्लेक्सिबिलिटी, या इलास्टिक नहीं होती ये मेम्ब्रेन। तो अगर ये मेम्ब्रेन इलास्टिक नहीं है तो जब पानी सेल के अंदर आता है तो मेम्ब्रेन इसकी एक्सटेंड क्यों कर जाती है? तो इसको जब हम लोगों ने फर्दर स्टडी किया तो फिर देखा गया कि ये मेम्ब्रेन तो फिर ये जो मॉडल है ये तो रिजेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है। मेम्ब्रेन जो है ये तो इलास्टिक है, तो इस वजह से फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट जो मॉडल था दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फर्स्ट मॉडल जो था यूनिट मेम्ब्रेन था जो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे आए, लेकिन उसके बाद जो लास्ट पे एक्सेप्टेड था दैट वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक क्या था? ये मॉडल किसने पेश किया? 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था उसके बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, इसने भी कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की 2 लेयर्स पाई जाती हैं, साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भी होती हैं। अभी तक ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे था कि जो प्रोटीन है इन्होंने कहा था प्रोटीन ऊपर पाई जाती है जिन्होंने लिपिड को सैंडविच किया, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, धुंसी हुई होती हैं बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स, कि ये प्रोटीन जो सी है एम्बेडेड होती हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में।
एम्बेडेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम से आपको बताते हैं। दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? लिपिड की 2 लेयर्स हैं। अब प्रोटीन कहाँ पे है? प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन इज एम्बेडेड हेयर। 2 लेयर जो हैं वहाँ पे एम्बेडेड होती हुई, धुंसी हुई होती है। ऊपर भी प्रेजेंट होती है लेकिन मोस्टली किस फॉर्म में होती है? एम्बेडेड फॉर्म में होती है। तो प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एम्बेडेड फॉर्म बिटवीन दी लिपिड बाइलेयर्स। लिपिड बाइलेयर्स के दरमियान में एम्बेडेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। यहाँ से फर्दर आगे इसके लिपिड के मॉलिक्यूल्स आगे स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन होती है वो एम्बेडेड फॉर्म में होती है लिपिड बाइलेयर्स के दरमियान में। कुछ प्रोटीन जो सी हैं वो यहाँ पे भी पाई जाती हैं। लिपिड बाइलेयर, these are proteins, these are also proteins, but इस प्रोटीन को और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन लिपिड लेयर के दरमियान में पाई जाती हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इनको कहा जाता है। इन मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। लिपिड लेयर के अंदर पाई जाती है, धुंसी फॉर्म में होती हैं। और जो ऊपर है उसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्स मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे है? हमने कहा था वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे देखें, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। कुछ जो से हैं प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। अब हमने कहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इसकी एक तो लिपिड की वजह से आएगी, जबकि यहाँ पे प्रोटीन थी, प्रोटीन सॉलिड होती हैं और इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो इसकी थी वो पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे ऊपर की तरफ लिपिड है, फर्दर इनके अंदर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, इट इज आल्सो प्रेजेंट दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे अगर लिपिड की बात करें, उसकी स्ट्रक्चर देखें, दैट इज अ लिपिड। इट हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द हेड एंड सेकेंड वन इज द टेल। हेड जो होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जबकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये वाले जो हैं और ये वाला पार्ट, यहाँ पे प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में क्यों है? चूंकि हाइड्रोफिलिक हम लोग किसको कहते हैं? वाटर लविंग, हाइड्रो वाटर, फिलिक लविंग, मतलब जो पानी को अपने अंदर से गुजरने दे सकता है, पानी को अपने अंदर से गुजरने देता है। जबकि हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? फिलिक मीन हेट, हाइड्रो वाटर, पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। इन तो मटीरियल जो सा है
यहाँ से मूव करके यहाँ तक तो पहुँच जाता है, फर्दर वाटर सॉल्युबल को डिफ़िकल्टी होती है, वो यहाँ से पास आउट नहीं करते। जो लिपिड सॉल्युबल होता है वो तो गुजर जाता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए फिर ये प्रोटीन जो सी एक्ट एज अ चैनल, ये प्रोटीन्स चैनल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, चैनल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप की होती हैं, जो ओपन और क्लोज होती हैं ऐसे। ठीक है, जब कोई मटेरियल आता है वो यहाँ से मूव करके, यहाँ से पास आउट करके अंदर सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बताई है वो किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो इस तरह चीज़ें प्रोटीन के ज़रिए सेल के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो इसलिए प्रोटीन जो हमसे एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये क्यों एक्सेप्टेड था मॉडल? मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों माना जाता है? वाई? क्योंकि इसके मुताबिक जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, ये इलास्टिक होती है। इट इज़ डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, डायनामिक किसे कहते हैं? कि इसमें चेंज आ सकता है, चेंज आता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है? लिपिड, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था और अभी तक इसको एक्सेप्टेड मॉडल ही समझा जाता है। इस तरह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है। नेक्स्ट जो है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द क्यों पाई जाती है? फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल, सेल को सपोर्ट देती है, सहारा देती है सेल को, उसको शेप देती है, सेल को शेप देती है, उसके अलावा प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में मदद देती है। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लोग देखें, एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, तो जिस तरह की ये मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह की ये सेल की शेप होगी। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप की है और उसी तरह का ये प्लांट सेल आ रहा है। तो कहा जाता है कि क्या करती है, ये शेप भी देती है, अगर कोई चीज़ बाहर से इस पर अटैक करने की कोशिश करे तो इसको ये प्रोटेक्ट भी करती है सेल को, और इसके अलावा सपोर्ट भी देती है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका? मेम्ब्रेन मतलब परमिएबल, अलो करना, गुजरने की इजाज़त देना, सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके। ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती, बल्कि कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके देन उसको अंदर जाने देती है। जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत होती है वो अंदर जाते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो बाहर रहती हैं। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं, सुराख होते हैं। अब ये है इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेल का, और ये है इसका इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या मतलब है? ये वाला जो है ये वाला पार्ट होगा और ये बाकी सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसका। अब चीज़ों ने सेल के अंदर जाना है तो क्या सारी की सारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज़ें अंदर चले जाएंगी, इनका सारा मटेरियल अंदर चला जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता। जिन मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत होती है या जिन्होंने सेल के अंदर जाना है, जस्ट वो ही जाते हैं।
इसको क्रॉस कर सकते हैं, बाकी चीज़ें सारी की सारी बाहर रहती है। ठीक है, तो जस्ट सिलेक्टिव मटेरियल को अलाउ करती है कि ये इसके अंदर चला जाए और इस तरह सेल के अंदर एंटर हो जाए, बाकी सारे मटेरियल जो बाहर रहता है। चार्ज ऑन आयंस होते हैं, मतलब जिनके ऊपर चार्ज पाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है पास आउट करने के लिए, यहाँ से गुजरने में। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको गुजरने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो इनके लिए चार्ज पोर्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसके ज़रिए ये अंदर जा सकते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल होता है या जो पास आउट नहीं करता, उनके लिए चैनल्स प्रोटीन के ज़रिए वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव करके चीज़ों को सिलेक्ट करके देन वो सेल के अंदर उनको जाने देते हैं। जो स्मॉल साइज़ के मटेरियल होते हैं वो बड़ी इजीली चले जाते हैं इसके अंदर। अब कहते हैं इट एक्ट एज अ बैरियर, तो जब सिलेक्ट करके चीज़ों को भेजा तो कुछ चीज़ों के लिए तो ये बैरियर ही है ना, तो सो वी कैन से इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर मटीरियल। बैरियर होता है सेल के अंदर वाली चीज़ों के लिए और सेल के बाहर वाली चीज़ों के लिए, एक रुकावट होती है। अगर ये नहीं होता सेल का सारा मटेरियल बाहर निकल जाता और बाहर का मटेरियल सारा अंदर चला जाता। ठीक है, अगर ये देखिए इधर ये मेम्ब्रेन है, ये सारा सेल का मटेरियल है, कंटेंट जिसको हम लोग नाम देते हैं, इसके पार्ट हैं, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती, ये रुकावट ना होती, तो ये सारा मटेरियल बाहर और ये बाहर का अंदर बड़ा इजीली मूव करता रहता, तो जिसकी वजह से सेल को नुकसान भी होता। ठीक है, तो बैरियर होता है किन के दरमियान, बिटवीन सेल कंटेंट एंड एक्सटर्नल मटेरियल, जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो मटेरियल है, उनके लिए ये बैरियर होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो से होते हैं वाटर सॉल्युबल, वो इजीली इसको क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं। जबकि जो लार्ज साइज का मटेरियल होते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कह लें, प्रोटीन्स लार्ज साइज की कह लें, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, कांट मूव इजीली। ये इजीली इसके अंदर इन पोर्स के जरिए नहीं जा सकती, क्योंकि उनका साइज क्या होगा, बड़े साइज का होगा। ठीक है, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लार्ज साइज के, ये एंटर नहीं करते, नॉट एंटरिंग द सेल। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इजीली एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर, जबकि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली इसके अंदर नहीं जा सकते। उनके लिए कुछ चैनल्स पाए जाते हैं जिनको वो उसके ज़रिए सेल के अंदर भेजा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है इसका फंक्शन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो कहते हैं ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है, चीज़ों को सेल के अंदर, ये सेल से बाहर मूव करवाती है। मूवमेंट जो है वो दो टाइप की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और ये ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी होती है, दोनों सेल के मटेरियल को सेल के अंदर रेगुलेट करवाना है, उनको मेंटेन करवाना है, चीज़ें सेल के अंदर ज़्यादा ना हो जाए या सेल के अंदर कम ना हो जाए, उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ट्रांसपोर्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन
टूवर्ड लो कंसंट्रेशन, चीज़ों का या मॉलिक्यूल्स का हाई से लो की तरफ। मैंने मॉलिक्यूल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है बॉडी का वो सारा का सारा एक्वस है, वाटरी है, वाटरी मीडियम उसका होता है सारा का सारा। वह सेल के बाहर देखें तो सारा मटेरियल वाटर फ्लूइड की फॉर्म में होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल का वर्ड इसलिए यूज़ किया है। तो जब यहाँ पे अगर दो बीकर्स ले लें, इसके अंदर इतना पानी है, एक में इतना है, दोनों को कनेक्ट कर दे पाइप के ज़रिए, तो क्या होगा, जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं करता। तो कहते हैं कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हाई से लो की तरफ विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, बग़ैर किसी एनर्जी को इस्तेमाल किए खुद ब खुद चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। उस तरह की मूवमेंट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी और फोर्स, बगैर किसी एटीपी, बगैर किसी फोर्स के चीज़ों को खुद ब खुद मूव करना है हाई से लो की तरफ, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू वर्ड हाई कंसंट्रेशन। आगे ही पहले एक जगह चीज़ें बहुत ज़्यादा है और एक जगह कम है, कम जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ से हमने उसको हाई की तरफ मूव करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। अगर हमने यहाँ से वाटर को इधर मूव करवाना है तो खुद ब खुद तो नहीं ना होगा, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। तो विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ऑपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट है, अगेंस्ट। डेफिनेशन इसकी होती है मूवमेंट ऑफ molecules from low concentration to high concentration with the use of या by the use of ATP। एनर्जी जो है कि एनर्जी को फोर्स लगा के चीज़ों को लो से हाई की तरफ मूव करवाना, यहाँ से यहाँ मूव करवाना है तो एनर्जी देनी है, इधर करवाना है। अगर इधर आना है तो कोई मूवमेंट, कोई नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ती, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। एक है फैसिलिटेटेड डिफिजन या ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो भी खुद ब खुद ही होता है, लेकिन उसमें चैनल, जिस तरह हमने प्रोटीन का यहाँ पे जिक्र किया था, तो वहाँ पे कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए, कैरियर्स के ज़रिए जो मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफिजन का नाम देते हैं। बच्चे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, जो कि सिलेक्टिव परमिएबल है, बैरियर के तौर पे काम कर रही है। आगे जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कौन सा है कि बहुत ज़्यादा एनिमल सेल जो उनसे हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल्स को सेल के अंदर लेके जाती है। कैसे? बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि खुद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, सेल की तरफ फोल्ड होती है और इस तरह मटेरियल्स को सेल के अंदर लेके जाती है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर करती है। कैसे? बाय द इनफोल्डिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन है खुद को इनफोल्ड करती है और उसके अंदर मटेरियल जो सा है इस तरह अंदर सेल के एंटर कर जाता है। जब ये इनफोल्ड करती है तो मटेरियल जो सा है वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर कर जाता है। अब वैक्यूल क्या है? इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। स्फेरिकल मतलब
गोल सी राउंडेड होती है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल था वो इनक्लोज होता है। डायग्राम से देखें, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है या कोई भी मटेरियल है जिसने सेल के अंदर जाना है। ये क्या करेगा, इसके साथ आके थोड़ा सा अटैच होगा और ये वाले पॉइंट से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से फोल्डेड होती है, इनफोल्ड हुई होती है, अंदर की तरफ गई होती है। ये मटेरियल जो सा है यहाँ पे मूव किया होता है। इस तरह फिर क्या होता है, यहाँ पे फर्दर मेम्ब्रेन बन जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से वैसे ही, और ये फूड मटेरियल या पार्टिकल कोई भी वो वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ये मटेरियल था जो बाहर था पहले, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हुई है और उसकी वजह से जो भी मटेरियल था वो वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो मटेरियल किसकी वजह से आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्ड होने की वजह से आ रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग फिर एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। ये प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन इनसाइड, सेल के अंदर मटेरियल को लेके आना वैक्यूल की फॉर्म में, और वो वैक्यूल किस तरह बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट करने की वजह से। तो उस सारे प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इनटेक ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, और वो वैक्यूल कैसे बना है, बाय द फोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की वजह से वैक्यूल बनता है और उस वैक्यूल के अंदर मटेरियल जो उनसे प्रेजेंट होता है और उस मटेरियल को सेल के अंदर लेके जाया जाता है। दैट इज द एंडोसाइटोसिस, जो कि फर्दर आगे इसकी जो प्रॉपर जो डायग्राम है आपको यहाँ पे पिक में दिखाई भी दी गई। एंडोसाइटोसिस की फर्दर 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। कहते हैं इसकी जो टाइप्स फर्दर एंडोसाइटोसिस की है वो किसकी बेस पे बनाई गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल दैट एंटर इन द सेल। किस टाइप का मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो रहा है उसकी बेस पे फिर एंडोसाइटोसिस को हम लोग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल भी एंटर होते हैं, लिक्विड मटेरियल भी एंटर होते हैं। तो इस टाइप का फूड एंटर हो रहा है तो उसकी बेस पे फिर हम लोग एंडोसाइटोसिस को फर्दर नेम देते हैं। फर्स्ट वन इज द पिनोसाइटोसिस and second one is the phagocytosis. These are the 2 types of the endocytosis. पिनोसाइटोसिस क्या है, पीनो वर्ड जो सा जैसे आप लोग कहते हैं ना पीना, पानी पीना, कुछ भी ड्रिंकिंग, ड्रिंक मीन अगर कोई लिक्विड मटेरियल, लिक्विड या फ्लूइड सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो क्या नाम देंगे, पिनोसाइटोसिस। लिक्विड मटेरियल का सेल के अंदर एंटर होना क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगो मीन इन गर्ल्स, ठीक है, निगलना। तो पानी को तो नहीं निगला जा सकता, मीन कोई सॉलिड मटेरियल है उसको ही निगलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा फैगोसाइटोसिस का, अगर कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्यूल देन इट इज कॉल्ड
फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या था, लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड का सेल के अंदर वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होना, पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सॉलिड मटेरियल का सेल के अंदर एंटर होना इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्लियर बच्चों, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर मूव करते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक जाते हैं, एक से उससे फर्दर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारी बॉडी के जाते हैं। तो नर्व इंपल्स क्या है एक्चुअली, इट इज अ मैसेज दैट मूव इन आवर बॉडी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, बेसिकली इट इज ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मैसेजेस को फर्दर एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करने में मदद देती हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चार्ज प्रेजेंट होता है। जब वो चार्ज डिस्टर्ब होते हैं देन जो मैसेजेस आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कहते हैं इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों ये था कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में था। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।